4 हाथ 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। कविराज की इन पंक्तियों के बाद अंतिम हिंदू सम्राट महान पृथ्वीराज चौहान चूके नहीं और सुल्तान को ढेर कर दिया। यह कविता मैंने इसलिए नहीं कही कि मैं आज कोई क्रिटिकल एनालिसिस देने वाला हूं अक्षय कुमार जी की मूवी के बारे में। ये कविता मैंने इसलिए कही का है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इन्वेस्टमेंट करने का। आज अगर चूक गए तो अगली बार जब आप सोचेंगे एक इन्वेस्टमेंट करने की तो हो सकता है वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जो आपको लगे कि भाई यहाँ तो हमारी अप्रोच से बाहर प्रॉपर्टियाँ हो गई। दोस्तों, आज हम यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके आसपास जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हैं उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट कैसे होंगे, कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है, ये सब हम बाद में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आज हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह की अपॉर्चुनिटी वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनवीर सिंह एक्सप्लोर रियल एस्टेट विद मनवीर के चैनल के थ्रू आप लोगों के बीच में फिर से आया हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा। तो हम आज ये डिस्कस करते हैं कि वहाँ पर किस किस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत सारे तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं और हर इन्वेस्टमेंट हर इन्वेस्टर के लिए नहीं होता है। हर एक की अलग अलग चॉइस होती है, हर एक का एक अलग अलग सोच होती है और हर आदमी अपनी सोच और अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है। इससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन लोग बाग या कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रही हैं। देखिए, ये एक्सप्रेसवे बनाया था जेपी ने, पर इसके जो दोनों तरफ डेवलपमेंट कर रही है वो कर रही है येडा। येडा की फुल फॉर्म है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो येडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आए, उसको डेवलप करे और इस लायक बनाए कि अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट और लोग वहां पर आके रहें और अपना काम करें। ये एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसलिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो इंडस्ट्रीज़ का है। तो सबसे बड़ा जो लैंड प्रोवाइडर है वो है येडा, क्योंकि एक्विजिशन जो लैंड का सारा किया है वो यमुना अथॉरिटी ने करा है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लैंड प्रोवाइड करा रहे हैं यानी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं वो करा रहे हैं येडा यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसी की जिम्मेदारी है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास में इंडस्ट्रीज को डेवलप करे, उनके लिए लैंड प्रोवाइड कराए, उनके लिए अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट उनकी जो है उसको पूरा करे। तो येडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के लैंड को डेवलप करे, वहाँ पर जिस तरह की भी इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करे और उनको सारी तरह की सुविधाएं वहाँ प्रोवाइड करे। तो सबसे बड़ा लैंड बैंक जो हमारा पहला नंबर आता है वो आता है येडा का। दूसरा जो है वो है वहाँ के लैंड ओनर्स यानी कि जमींदार हम बोल सकते हैं या ऐसे लोग बाग जिनकी वो ज़मीनें थी जो एक्वायर करेंगी। तो दूसरा नंबर उन लोगों का आता है जो कि वहाँ के लैंड ओनर हैं, जो कि वहाँ के मूल नागरिक हैं, वो इसके सेकंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं। कैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ये मैं अभी आगे डिटेल में बातचीत करूँगा। थर्ड नंबर के जो ऑर्गेनाइजेशन या आप कह सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी वहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं वो है प्राइवेट बिल्डर्स। ये वो प्राइवेट बिल्डर्स हैं जिन्होंने येडा से प्लॉट लिए यानी एरिया लिया और उसको डेवलप करके अलग अलग तरीके से वहाँ पर सेल कर रहे हैं। ऐसे करीब 21 बिल्डर वहाँ पर हैं, प्राइवेट बिल्डर्स हैं जिनको यमुना अथॉरिटी ने लैंड दिया, जिनमें से मेजर प्लेयर जिनकी मैं बात करूँ तो गौर है जो वहाँ पर ना केवल विला प्रोवाइड करा रहा है, प्लॉट भी दे रहे हैं, उसमें उसके अंदर कमर्शियल भी बहुत सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसी सुपरटेक भी है, जेपी भी एक बिल्डर है, ऑल्दो उसकी कहानी अलग है, वो हम किसी और जगह डिस्कस करेंगे कि जेपी के अंदर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं हैं। इसीलिए कई सारे बिल्डर्स वहाँ पर 21 इन टोटल बिल्डर्स हैं। जैसे एटीएस भी एक बिल्डर है जो वहाँ पर उसका प्रोजेक्ट है, वहाँ पर वो भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो टोटल 21 इस तरह के बिल्डर हैं। फोर्थ नंबर के वो लोग बाप बिल्डर हैं जो कि प्राइवेट बिल्डर, ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स हैं जो कि आप कह सकते हैं लोकल बिल्डर हैं जिन्होंने मूल नागरिक से ज़मीन ली और उसको
उस डेवलप करके वो लोग सेल कर रहे हैं। 4 तरह के यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या आप कहें कि लोग बाग हैं जो कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। सबसे बड़ा येडा है, इसके बाद में हमारे जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो हैं, फिर हमारे जो लोकल वहाँ के मूल नागरिक हैं वो लोग हैं, क्योंकि ज़मीनें उन्हीं के पास में हैं। आज भी काफ़ी ज़मीनें उनके पास में हैं जो जिनका एक्विजिशन नहीं हुआ है। और 4th नंबर पे जो प्राइवेट बिल्डर जिन्होंने इन्हीं लोकल मूल नागरिकों से ज़मीन ली है और उसको डेवलप करके यहाँ पर सेल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड वे में जाते हैं कि भाई कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी कौन कौन प्रोवाइड करा रहा है। तो पहले हम येडा को ही देखते हैं कि यमुना अथॉरिटी किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज दे रही है। देखिए, यमुना अथॉरिटी ने 2009 में स्कीम लेके आई थी रेजिडेंशियल की, जो कि काफ़ी पॉपुलर रही। ये जो स्कीम थी ये 18 और 20 सेक्टर के लिए थी। इनिशियली जो प्लॉट्स वो लेके आए थे वो 300, 500 और 1000 मीटर के आसपास के ये प्लॉट लेकर आए थे और काफ़ी सक्सेसफुल रही थी वो। करीब 21,000 समथिंग यानी कि इन टोटल 22,000 प्लॉट्स वो उस टाइम पर स्कीम में लेकर आए थे। और आज भी 18 और 20 के अंदर सबसे ज़्यादा सेल परचेज होती है। ऑल्दो 18-20 के अंदर आज के साइजेस की अगर मैं बात करूं तो 300, 500, 1000, 2000 और 4000 मीटर का भी रेजिडेंशियल प्लॉट है, जिसके अंदर 50% कंस्ट्रक्शन जो है वो मैंडेटरी है। तो इन टोटल येडा जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं वो हैं 16, 17, 18, 20 और 22। इन सेक्टर के अंदर रेजिडेंशियल एरिया है जहां पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स और फ्लैट्स अवेलेबल हैं येडा की तरफ से। इसके बाद में येडा के इंडस्ट्रियल है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रेजिडेंशियल इतनी दूर जाके ऐसे तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा, उसको कोई सपोर्ट चाहिए। तो उसने वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर लेके आई। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो है 28, 29, 32 और 33। ये 4 सेक्टर हैं मेजरली जिसके अंदर सारा इंडस्ट्री जो है आ रही है। शानदार बात क्या है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट आ रहा है तो प्लान करके गवर्नमेंट सब कुछ बड़ा प्लान करके बना रही है। गवर्नमेंट ने ये सोचा हुआ है कि भाई हमारे पास यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि हमारा यहाँ पर जो है कि कार्गो भी है और जो एयरपोर्ट के जो एयरप्लेन्स हैं उनके मेंटेनेंस के लिए भी अलग से लैंड एक्वायर किया गया है और उसका भी प्रोविजन किया गया है कि हिंदुस्तान में जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं वो वहाँ पर मेंटेन करे जा सकें। तो इन सबको सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, तो वहां पर बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो अपैरल्स का अलग से एक सेक्टर बनाया जा रहा है जिसमें अपैरल्स की ही सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री सारी आएंगी। इसके बाद में मेडिकल डिवाइसेस का अलग से सेक्टर है। इसके बाद में माइक्रोचिप, जिसके आज के टाइम पर देखा जाए तो हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा कमी है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये सोचते हुए वहाँ पर अलग से उसका एक सेक्टर बनाया है जिसके अंदर साउथ कोरियन और बड़ी डिफरेंट पूरे दुनिया से लोग बाग जो है इन्वेस्टमेंट के लिए आए हुए हैं। तो एक इंडस्ट्रीज का पूरा वहां पर एक हब बन रहा है। उस हब को सपोर्ट करने के लिए रेजिडेंशियल सेक्टर पहले से ही ये डने डेवलप कर दिए हैं। 18-20 के अंदर 22 के अंदर ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है, रोड हैं, सीवर लाइंस हैं, सब कुछ वो बना चुकी है। इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स भी हैं इसके अंदर। 17, 22 और 23 जो है ये इंस्टीट्यूशनल सेक्टर हैं जहां पे इंस्टीट्यूट्स आएंगे अलग अलग तरह के। उसकी डिटेलिंग भी हम करेंगे आगे कि किस किस तरह के इंस्टीट्यूट्स आएंगे। तो ये मोटा मोटा येडा का है कि येडा के किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हमें रेजिडेंशियल में ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो हर एक के लिए यहां पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद में प्राइवेट बिल्डर्स की हम बात करें तो जो प्राइवेट बिल्डर हैं, जो मैंने बताया जैसे कि 21 प्राइवेट बिल्डर हैं जिनके प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर, तो उनके अंदर भी अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हैं। प्राइवेट बिल्डर के पास में प्लॉट्स भी हैं, प्राइवेट बिल्डर्स के पास में विलास भी आपको मिलेंगे, प्राइवेट बिल्डर के पास में कमर्शियल भी अवेलेबल है। आज के टाइम पर वहां कमर्शियल बन चुके हैं प्राइवेट बिल्डर के पास में। फ्लैट्स भी अवेलेबल हैं, बहुतायत में वहां पर फ्लैट्स भी अवेलेबल हैं। बहुत सारे फ्लैट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं इस टाइम पर और अच्छे रेटों में हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि एक नामी प्रोजेक्ट ATS का ही है, गौर का भी है, सुपरटेक के भी हैं। तो प्राइवेट बिल्डर के पास में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें मूल नागरिक की कि मूल नागरिक के क्या किस तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो देखिए मूल नागरिक के पास में एक तो फार्मिंग लैंड है, वो फार्मिंग लैंड अपना बेचते हैं। फार्मिंग लैंड जो है वो बहुत तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो फार्मिंग लैंड ही लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं भाई हम फार्मिंग कर लें और इन केस आगे जाके गवर्नमेंट उसको एक्वायर करती है तो हमें एक्विजिशन वाला पैसा मिल जाएगा, वी आर सेटिस्फाइड विद दैट।
तो फार्मिंग लैंड भी वहाँ पर सेल होते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि लोग बागों का आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग और इन तरफ काफ़ी रुझान है। तो फार्मिंग लैंड भी वहाँ पर सेल होते हैं और वो लीगल है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हाँ, कुछ जगह पे नहीं भी है, जहाँ एक्वायर हो चुकी है वो आपको ध्यान करना पड़ेगा। जिनके थ्रू भी आप ले रहे हैं या जैसे भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान देके काम करना पड़ेगा। इसके बाद में मूल नागरिक के पास में अपनी जमीन होती है जिसको वो सेल कर सकता है, यानी कि उसके रहने की आवासीय जमीन, उसको भी वो सेल करते हैं और लोग बाग उसको परचेज करते हैं। ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से भी लिए जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, लोग रहने के लिए आ रहे हैं, तो रेंटल इनकम उसमें जनरेट होती है, तो ये देखते हुए लोग करते हैं। और दूसरे भी कई सारे पर्पस होते हैं उसके अंदर। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो जाती हैं जो अलाउड होती हैं इस आबादी वाली जमीन के ऊपर, तो उस तरह की एक्टिविटीज करने के लिए लोग बाग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और दूसरा एक और बात भी है कि आबादी वाली जमीन जो है वो लिमिटेड होती है, तो लिमिटेड जमीन के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं बढ़ने के काफी ज्यादा चांस होते हैं। फिर पिछले वीडियो मैंने बताया था कि किसान कोटे की जमीन भी होती है, तो किसान कोटे की जमीन जो है वो भी सेल होती है। किसान अपनी जो उसको रहने के लिए जमीन मिली है वो उसको सेल करता है। तो इस तरह के ये ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल हैं। फिर एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आजकल काफी चल रहा है, वो भी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल होता है। अब वो कंट्रोवर्शियल है नहीं है, ये आपको अपने आप देखना है, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। प्राइवेट बिल्डर्स भी अपने प्लॉट सेल करते हैं। प्राइवेट बिल्डर जमीन लेते हैं किसान से, और किसान से जमीन लेकर वो उसको डेवलप करके सेल करते हैं। वो भी कई तरह के ऑप्शन लेके आते हैं, जैसे कि फार्म हाउस के ऑप्शंस आते हैं। इसके बाद में आपके पास में प्लॉट्स के ऑप्शन होते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट के ऑप्शन होते हैं, और गोदाम एक्सेट्रा काफी सारे ऑप्शंस होते हैं जो प्राइवेट बिल्डर भी सेल करते हैं। तो वो ऑप्शंस भी वहां पर बहुतायत से हैं। तो मैंने आपको बताया कि 4 तरह की ऑप्शंस हैं जहां से आप अपना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है येडा, दूसरा है प्राइवेट बिल्डर जिनके पास लैंड अलॉटेड बाय येडा है, थर्ड है आपका जो मूल नागरिक हैं उनसे आप जमीन ले सकते हैं, और फोर्थ है जो वहां के प्राइवेट लोकल बिल्डर्स हैं। ये 4 तरह के मोटे मोटे इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट और भी कई तरह के हैं, बट डिटेल मोर ओवर यहीं पे ही आते हैं। तो अब किसका इन्वेस्टमेंट सही होगा, कहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसके अंदर क्या रिस्क है और क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ये डिस्कस करने के लिए या तो आप फोन लाइन पे डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। मैं उसमें अलग अलग टॉपिक को पकड़ूंगा। जैसे एक में हम येडा के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक में हम प्राइवेट बिल्डर और उनके प्रोस एंड कॉन्स को हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके सराउंडिंग्स की इंफॉर्मेशन नई नई मिलती रहे। आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।